हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि जो एनजीओज है वो किसी फॉरेन एंटिटी से भी कुछ फंडिंग रिसीव कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है एंड ये जो रेगुलेशंस है वो और किस ऑर्गेनाइजेशन या किन इंडिविजुअल्स पे लागू होता है। ये सारी चीजें कौन से एक्ट के अंदर रेगुलेट की जा रही है ये हम देखेंगे इस वीडियो। तो इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट FCRA एक्ट लेके आई थी, जो कि है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ओके, फॉर रेगुलेशन ट्रांसपेरेंसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसमें हम देखें तो ध्यान रखिएगा, इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इस एक्ट का कोर ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द सोवेनिटी, सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक फंक्शनिंग। ओके, एंड ये जो एक्ट है फॉरेन जो फंडिंग है उसके एक्सेप्टेंस, यूटिलाइजेशन एंड कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। यानी कि कौन फॉरेन फंडिंग को एक्सेप्ट कर सकता है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा एंड इनके कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के यूटिलाइजेशन एंड अदर थिंग्स को ये मैनेज करता है। इसमें अगर बात करें तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है ड्यूरिंग 1976 इमरजेंसी, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ JP नारायण की लीडरशिप में जो है संपूर्ण क्रांति के अंडर कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर डाउटफुल थी कि ये जो प्रोटेस्ट है दे आर फॉरेन फंडेड। सो इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, यानी कि फॉरेन फंडिंग को मैनेज करने के लिए FCRA एक्ट 1976 पास किया गया। उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए टाइम के साथ काफ़ी अमेंडमेंट भी किए गए हैं। अब लेटेस्ट में आप देखिए क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसमें अमेंडमेंट के लिए बिल नोटिफाई किया है फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एक्टिविटी स्पेसिफिक रेगुलेशन। ये ध्यान रखिए, एक्टिविटी स्पेसिफिक रेगुलेशन, ताकि जो फॉरेन फंड्स हैं उनका मिसयूज़ को रोका जा सके। ओके, यू कैन सी। नाउ हम बात करेंगे कि इसमें इस एक्ट के थ्रू जब 1976 में एक्ट पास हुआ, इसके थ्रू कुछ इंस्टीट्यूशंस एंड कुछ पर्सन्स को फॉरेन फंडिंग रिसीव करने से प्रोहिबिट किया गया। ओके, वो कौन कौन थे? इलेक्शन कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, MP MLAs, जजेस, ओके, गवर्नमेंट सर्वेंट और कुछ गवर्नमेंट ओन कॉरपोरेशंस के एम्प्लॉय, पब्लिशर्स एंड एडिटर्स ऑफ सर्टेन न्यूज़पेपर्स। एंड इसके पीछे बेसिक आइडिया ये था कि भाई जो फॉरेन फंडिंग है उसका इंडियन पॉलिटिकल एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे इम्पैक्ट को रेगुलेट किया जा सके। इसके थ्रू एक चीज़ ऐड की गई थी कि जो फॉरेन फंडिंग है उसका ओनली 50% ही यूज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए किया जाएगा एंड अदर जो है मेन पर्पज़ के लिए, मीन्स जिस पर्पज़ के लिए फंडिंग रिसीव की गई है उसके लिए यूज़ होना चाहिए। ओके, एंड इसके थ्रू एक और चीज़ ऐड की गई थी। प्रीवियसली क्या होता था कि जो FCRA अकाउंट है वो किसी भी बैंक में ओपन किया जा सकता था, बट इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने यह मैंडेट किया कि FCRA अकाउंट जो गवर्नमेंट जिस बैंक में डेजिग्नेट करेंगे उसी बैंक के ब्रांच में ओपन किया जा सकता है। गॉट इट? सो 2010 में 3 चीज़ें लेके आई गई थी कि एक और वन मोर थिंग कि जो FCRA रजिस्ट्रेशन है इट विल बी फॉर 5 ईयर। प्रीवियसली ये परमानेंट हुआ करता था। ओके, सो 2010 में 3 चीज़ें की गई। फर्स्ट, FCRA रेगुलेशन ओनली 5 ईयर के लिए होगा, देन यू हैव टू रिन्यू इट। ओके, सेकेंड कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए कुछ लोगों को प्रोहिबिट किया गया था। एंड थर्ड वन कि जो गवर्नमेंट जिस बैंक में डेजिग्नेट करेगी उसी बैंक में FCRA अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि बेटर मॉनिटरिंग एंड इजी ट्रैकिंग पॉसिबल हो सके। ओके, उसके बाद 2020 में अमेंडमेंट किया गया था जिसमें फॉरेन फंड के ट्रांसफ़र के ऊपर बैन लगा दिया कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन A है एंड सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन B। ओके, बोथ ऑर्गेनाइजेशन आर एलिजिबल टू रिसीव द फॉरेन फंडिंग। जो A ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी फंडिंग को B को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर प्रोहिबिशन कर दिया गया कि यू कैन नॉट ट्रांसफ़र इट।
ओके, इससे क्या होगा कि इट विल स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द फॉरेन फंडिंग एंड डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी को मैनेज करने के लिए कि भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन ने फंडिंग रिसीव की है उसी की डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी होगी। ओके, एंड 2020 में आइडेंटिफिकेशन प्रूफ से रिलेटेड बात की गई। जो भी की फंक्शनरीज है उस ऑर्गेनाइजेशन के की फंक्शनरीज को दे हैव टू गो विद द आधार आइडेंटिफिकेशन। ओके, इससे क्या होगा कि जो है इट विल इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, एंड सस्पेंशन की बात भी 2020 में की गई थी कि अर्लियर सस्पेंशन वाज फॉर 180 डे, बट अमेंडमेंट के थ्रू 180 प्लस 180 डेज का जो है सस्पेंशन की बात की गई एंड मैक्सिमम पीरियड 360 डेज सस्पेंशन हो सकता है। इसका पर्पस था टू गिव एडिशनल टाइम फॉर द इंक्वायरी एंड स्क्रूटनी। नेक्स्ट अगर हम देखें 2026 में एक्टिविटी स्पेसिफिक रेगुलेशंस की बात की गई, यानी कि जो भी एनजीओ वगैरह फंडिंग रिसीव कर रहे हैं दे हैव टू मेंशन अबाउट देयर एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशनल एरिया कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड वो किस एरिया में, किस स्टेट या यूटी में उनकी फंक्शनिंग करेंगे फॉर 1 ईयर। ओके, इसमें रिलीजियस एक्टिविटी की बात भी की गई थी कि रिलीजियस एक्टिविटी में वर्शिप, रिलीजियस एजुकेशन, हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड कम्युनिटी किचन, यहाँ पे इस फंडिंग को यूज़ किया जा सकता है। बट रिलीजियस कन्वर्जन के लिए आप जो है फॉरेन फंडिंग का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, आर्टिकल 25 की हम बात करें, आर्टिकल 25 हमको फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देता है। बट इन सतीश सल्लू केस में बोला था कि कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि यहाँ पे प्रोपोगेट का मीन्स रिलीजियस कन्वर्जेंस नहीं है। ओके, मीन्स प्रोपोगेट मीन्स नॉट इक्वल टू दी कन्वर्जेंस ऑफ अदर पर्सन। एंड यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया था की फंक्शनरीज, वो क्या होते हैं, डायरेक्टर, पार्टनर्स, ट्रस्टीज एंड कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑफिस बेयरर्स। इन सारे लोगों को हम की फंक्शनरीज मानेंगे। ओके, फाइनेंशियल कंप्लाइंस की भी इस बिल में बात की गई है कि जो प्रीवियस फंडिंग है उसका एटलीस्ट 75% यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए बिफोर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, and it will increase the transparency. Okay, ultimate donor, office website, social media account, ये सब डिस्क्लोज करना होगा फॉर द रिसीविंग ऑफ फॉरेन फंडिंग। अब आर्टिकल 19 से रिलेटेड हम बात करेंगे। आर्टिकल 19 यू नो इट्स गिविंग अस राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, बट आपको पता है दिस राइट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। इसके अंदर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। आर्टिकल 19 में कौन कौन से राइट्स हैं, उनके ऊपर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस है, अगर ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने न्यूएल हार्पर केस में बोला था कि ये जो FCRA मीन्स फॉरेन फंडिंग रिसीव करना आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ओके, एंड ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं दे आर रीजनेबल एज अकॉर्डिंग टू द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर वगैरह। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, इट्स फॉर रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, अगर इसका मिसयूज़ हो रहा है या नहीं, एंड इट विल प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट। गॉट इट। सो 1976 में एक्ट आया था। ओके, इसने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ इंडिविजुअल्स को बैन किया था फ्रॉम रिसीविंग दी फॉरेन फंडिंग। देन 2010 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। 2010 में क्या क्या अमेंडमेंट किए गए थे कि रिन्यू कर जो रजिस्ट्रेशन है वो ओनली फॉर 5 years होगा, एंड कुछ फंक्शनरीज के नेम इसमें दिए गए थे, एंड स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में ही स्पेसिफिक बैंक ब्रांच में ही FCRA अकाउंट ओपन किया जा सकता है। 2020 में जो अमेंडमेंट आया इसने फॉरेन ट्रांसफ़र को बैन कर दिया, एंड जो की फंक्शनरीज है उनके आधार आइडेंटिफिकेशन की बात की। 2026 में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्टिविटी स्पेसिफिक रेगुलेशन लेके आए थे, एंड जो रिलीजियस कन्वर्जन के लिए फंडिंग का यूज़ नहीं किया जाएगा ये चीज़ लेके आए थे। ओके।